नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 13 जिसमें पेड़ की बात नाम से एक बहुत ही रोचक शैली में कहानी लिखी गई है। दोस्तों, पेड़ की बात कहने का अर्थ हुआ कि पेड़ के संबंध में बात कही गई है। पेड़ कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, वह क्या खाते हैं, इसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। कैसे वह बीज के रूप में धरती के अंदर जाते हैं, फिर अंकुर के रूप में फूटते हैं, फिर वह धीरे 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 एक दिन विशाल वृक्ष बन जाते हैं और फिर कैसे उनका भी अंत होता है। यह सब कुछ हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताती हूँ। एक छोटा बच्चा छोटा सा पौधा लगाया था मिट्टी के अंदर, और उसमें जड़ आई है या नहीं, इसलिए वह रोज उस पौधे को निकाल निकाल कर देखता था कि उसमें जड़ आया है या नहीं। उसकी माँ ने उसे ऐसा करते हुए देखा, उसे पूछा, यह तुम रोज क्या कर रहे हो। वो कहता है, बच्चा, कि इसमें जड़ आया है या नहीं यह मैं रोज निकाल कर देखता हूँ, लेकिन इसमें जड़ अभी तक नहीं आया है। उसकी बात को सुनकर उसकी माँ को हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी के अंदर पौधे को रहने दो, इसमें जड़ आना, इसका बड़ा होना, यह सब कुछ धीरे धीरे होता है। यह धीरे धीरे पौधा बनता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। इसलिए इसे रोज निकाल निकाल कर देखने से ऐसा नहीं होगा कि जड़ आ जाएगा, फिर ये तो पौधा बनेगा ही नहीं, ये पेड़ बनेगा ही नहीं, ये ऐसे ही मर जाएगा। तो एक पौधे को मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ चाहिए। आप जानते हैं, पेड़ की बात इस कहानी के लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु बंगला भाषा के लेखक हैं और उन्होंने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब पर बहुत ही गहरा रिसर्च किया है और उसी से संबंधित उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। उनकी ये कहानी को, बंगला भाषा की इस कहानी को शंकर सेन जी ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो दोनों का नाम याद रखना है। लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र बसु और अनुवादक है शंकर सेन। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें इस नीली पट्टी में यह लिखा है कि हम लोग पेड़ जो बनता है विशाल वृक्ष के रूप में, वह कैसे बनता है। तो मिट्टी के अंदर सबसे पहले बीज बोई जाती है, फिर उससे अंकुर फूटता है, फिर उससे पौधा बनता है और फिर धीरे 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 एक दिन यह विशाल वृक्ष बन जाता है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे दबे दबे पड़े पड़े कौन बीज, फिर महीना दर महीना बीतता है। फिर क्या होता है, एक के बाद एक सभी मौसम आते हैं। आपको सभी मौसम के नाम याद है बच्चों। सर्दी बीतती है, फिर बसंत आता है, फिर गर्मी का मौसम बीतता है, फिर वर्षा की ऋतु आती है। वर्षा की शुरुआती में जब एक दो दिन बारिश होती है, तो बारिश के पानी की बूंदे पड़ने से अब इसे और छिपे रहने का मन नहीं करता है और इसे छिपे रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जैसे बाहर से कोई शिशु को पुकारता है, वो दौड़ता दौड़ता घुड़कता घुड़कता बाहर आता है, वैसे ही यह अंकुर भी, यह बीज भी अंकुर के रूप में फूटकर बाहर आने लगते हैं। जैसे शिशु को कोई बाहर से पुकारता है, अरे अब मत सो, उठो, बाहर आओ, सूरज की रोशनी को देखो, ठीक उसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता, मतलब धीरे धीरे बीज के ढक्कन को दरक गया, बीज के ढक्कन खुल जाते हैं और उसमें से दो सुकोमल पत्तियों के बीच से अंकुर बाहर निकलता है। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ जाता है और दूसरा अंश माटी को फेंक कर ऊपर की ओर उठता है। आपने कभी भी इस अंकुर को ऐसे फूटते हुए देखा है, कभी इस तरह से बाहर निकलते हुए देखा है। आप लोग खुद से बीज को मिट्टी के अंदर डालेंगे और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया ये अपने हाथों से, अपने आंखों से देखने की जरूरत है। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देखता है, ठीक उसी प्रकार बीज से अंकुर का फूटना और अंकुर से एक छोटे से पौधे का निकलना, और वो पौधे आश्चर्य से बिल्कुल शिशु की भांति इस दुनिया को देखते हैं। वृक्ष का अंकुर निकलने पर अंकुर का जो दो अंश है, एक तो मिट्टी के ऊपर आ जाता है और दूसरा अंश जो मिट्टी के भांति मिट्टी के भीतर ही रह जाता है। यहाँ माटी लिखा है, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। तो माटी के भीतर जो प्रवेश करता है उसका नाम है जड़। जो मिट्टी के अंदर रह जाता है, यह वाला भाग
इसे कहते हैं जड़, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं तना। यह तना है। सभी पेड़ जड़ व तना इस दो भाग में बटा हुआ है। आपको एक बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, आप पेड़ पौधों को जिस भी तरह से लगाएंगे, चाहे जैसे भी उन्हें रखेंगे, जिस भी तरीके से, उसमें यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि जड़ नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर उठेगा। जैसे एक बच्चे ने रिसर्च किया था, जगदीश चंद्र बसु ने ही अपने बारे में कहा कि मैंने एक गमले में पौधा लगाया और परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लिटाया, मतलब उसे उल्टा करके रख दिया। पौधों का जो सिर नीचे की तरफ लटका, मतलब उसका सर ये है और वो नीचे की तरफ लटक गया, और जड़ ऊपर की तरफ उठ गया। फिर एक दिन वह क्या देखते हैं कि जैसे पौधों को भी सब भेद मालूम हो गया कि उनके साथ प्रैक्टिकल किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है उनके ऊपर, तो उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक लटक गए। मतलब वापस जड़ नीचे की तरफ चला गया और डाली और पत्तियां ऊपर की तरफ उठ गई। आपने कई बार सर्दियों के मौसम में मूली काटकर बोई होगी। ऐसा तो आज के बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन कभी यदि मौका मिले तो आप ये करेंगे। मूली को काटकर आप बोएंगे, तो आप देखेंगे कि पहले पत्ती और फूल नीचे की ओर रहते हैं और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि पत्ती और फूल ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ये मूली के पौधे की विशेषता होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम जिस तरह से भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, क्योंकि हम लोग कठोर कठोर चीजों को भी चबा लेते हैं। कठोर से कठोर हम लोग चीजें खा पाते हैं, इसका मूल कारण यह है कि हमारे पास दांत है। लेकिन जो नन्हे बच्चे होते हैं उनके पास दांत नहीं होता है। यही कारण है कि वो छोटे छोटे बच्चे केवल दूध पी पाते हैं, क्योंकि वह कठोर चीजों को चबा नहीं सकते। क्यों नहीं चबा सकते? क्योंकि उनके पास दांत नहीं है। इसलिए, और अब ये पेड़ पौधे, आपको पता है पेड़ पौधों के पास भी कोई दांत नहीं होते हैं, इसलिए वह तरल द्रव्य या वायु से, तरल द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड चीजें, वह लिक्विड चीजें ही ले पाते हैं, और वायु से भी वो भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जो जड़ होती है वो माटी के अंदर होती है, वह माटी से भी रसपान करती है, उससे भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिसे वो रस के माध्यम से अपने अंदर खींचते हैं। जैसे चीनी में पानी डालें तो चीनी गल जाती है, तो माटी में भी यदि हम पानी डालें तो माटी के जो भीतर बहुत सारे द्रव्य चीजें होती है वह भी गल जाती है। तो पेड़ पौधे उन तमाम द्रव्यों को सोखते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर यदि हम जड़ में पानी ना दें, पेड़ पौधों के जड़ में पानी देना बहुत जरूरी है। यदि हम जड़ में पानी ना दें तो पेड़ को भोजन मिलना बंद हो जाएगा और पेड़ मर जाता है। इसलिए आप लोग रूटीन से, कभी अगर आप लोगों ने पौधा लगाया है, पेड़ लगाया है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने नहीं लगाया है तो आप लोग पेड़ पौधों में पानी जरूर दें, इससे भी पेड़ पौधों को भोजन मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, जिसके माध्यम से आप छोटी से छोटी चीजें, सूक्ष्म सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटी चीजें, छोटी चीजों को आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। बहुत ज्यादा जो चीज छोटी होती है उन्हें हम अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी, इसके माध्यम से हम लोग छोटी से छोटी चीजों को देख सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि पेड़ की डाल अथवा जड़, इस यंत्र के द्वारा परीक्षण करने पर यह देखा गया है कि पेड़ों में हजारों हजारों नल फिट होते हैं, हजारों हजारों नल पेड़ में लगे रहते हैं, और सब नल माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार करते हैं। उसी नल के माध्यम से वह माटी से जल नल रस को खींचते हैं और पेड़ के शरीर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा वृक्ष किस तरीके से भोजन करते हैं, तो वह वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वह हवा से आहार ग्रहण करते हैं। आहार का अर्थ होता है भोजन। पत्तों में अनगिनत, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, इतने ज्यादा छोटे छोटे मुंह होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह, ये देखा गया है कि उनके जो अनगिनत मुंह होते हैं उसमें अनगिनत होठ होते हैं। हम लोगों के मुंह के आगे क्या है? होठ है। तो पेड़ पौधों में जो मुंह होते हैं उनके मुंह के आगे होठ होता है, और जब उन्हें आहार करने की जरूरत होती है तब दोनों होठ खुलते हैं, और जब उनका आहार
हो जाता है, उनके भोजन करने का समय खत्म, उनको और आहार की जरूरत जब नहीं होती है, तब उनके दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम और एक विशेषता क्या है पेड़ पौधों की, हम लोग जब श्वास लेते हैं तभी हम लोग जीवित हैं। हम लोग के जीवित रहने का भोजन पानी के साथ सबसे मूल साधन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस अगर हमें ना मिले तो 5 मिनट के अंदर ही हम लोग दम तोड़ देंगे। तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और प्रश्वास मतलब हम लोग जो गैस छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास छोड़ते हैं, तो उस प्रश्वास के साथ एक विषाक्त वायु हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और उस वायु को अंगारक वायु कहते हैं। इसलिए कहते हैं अंगारक वायु क्योंकि वह वायु बहुत गर्म होती है। उस गर्म वायु के साथ साथ उसमें बहुत ही विषैला वायु है, वो जहरीला वायु है। तो वो यदि पृथ्वी पर इकट्ठी हो जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु उसके सेवन के कारण कुछ ही दिनों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो आप जरा उस विधाता की करुणा को समझिए। वह विधाता जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उनकी उनके अंदर कितनी दया भाव है कि उन्होंने ये चमत्कार किया है कि हम जीव जंतुओं के अंदर से जो ये जहरीला वायु निकलता है, उसे वह पेड़ पौधे सेवन करते हैं और उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और वापस उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि जो शुद्ध करते हैं कैसे हमें पता चले, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब वह जो प्रश्वास छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो वह ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जो हमारे लिए प्राण वायु है, जिसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। और हम लोग जो प्रश्वास करते हैं, हम लोग जो वायु छोड़ते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ पौधे लेते हैं। हम लोगों ने जो वायु छोड़ा वो बहुत ही जहरीला होता है, उसे पेड़ पौधे ग्रहण यदि ना करे तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो ये है इस पेड़ पौधे की सबसे बड़ी विशेषता। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे ही अंगारक वायु से अंगार को निषेच कर डालते हैं। मतलब उन्हें उनके अंदर जो जहरीला प्रभाव है उसे वो समाप्त कर डालते हैं, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में फिर प्रवेश करते हैं और उनका संवर्धन करते हैं, मतलब उनका विकास करते हैं। पेड़ पौधों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है आप जानते हैं? पेड़ पौधे की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रकाश है। वह हर समय प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश यदि ना मिले तो यह बच नहीं सकते हैं। पेड़ पौधों की सबसे ज्यादा कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। और यह याद रखिएगा, जब भी आप अपने घरों में खिड़की के पास गमले में कुछ पौधे लगाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो डालियां हैं, वह अंधकार से बचना चाहती है, और अंधकार से बचकर उसे जिस तरफ प्रकाश मिले वह उसी की तरफ बढ़ जाती है। इसके अलावा आप वन में या अरण्य में, अरण्य का अथवा जंगल, आप वन जंगल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर तमाम पेड़ लंबी लंबी होती है। तो उन पेड़ों के बीच में होड़ लगी रहती है, कंपटीशन लगी रहती है कि कौन जल्दी सर उठाकर प्रकाश तक पहुंचेगा और उसे अधिक से अधिक अपने पास छटक लेगा। आपने लताओं वाले पौधे देखे हैं? बेल लताओं के जो पौधे होते हैं, जो लताएं होती है जिसे सहारा देने के लिए कुछ मजबूत चीजों की सपोर्ट की जरूरत होती है, वह यदि छाया में पड़े रहे तो उसका विकास नहीं होगा, बल्कि प्रकाश के अभाव में, मतलब प्रकाश की कमी में वह मर जाएंगी। इसलिए वह क्या करती है, पेड़ों से लिपटती है। जितनी लताएं वाले पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, वह क्या करती है, वह पेड़ों से लिपट जाती है, और पेड़ों के सपोर्ट से वह निरंतर, मतलब लगातार ऊपर की ओर उठती है। और जितना ऊपर की ओर उठती है वो उठती चली जाती है। वो क्यों ऊपर उठ रही है? वो प्रकाश को पाने के लिए ऊपर उठ रही है। ऐसा नहीं है वो पेड़ में लिपट रही है, बस ऐसे ही लिपट रही है, उसको प्रकाश चाहिए, और उस प्रकाश को पाने के लिए कि वह पेड़ में ऊपर 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 उठती चली जाती है। कहने का अर्थ है कि यह जो प्रकाश है, सही मायने में यह जीवन का मूल मंत्र है। सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए। सूर्य की किरण का स्पर्श पाके, मतलब उससे पाकर ही ये पेड़ पौधे पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं। पेड़ पौधों के जो अंग अंग होते हैं, उसके रेसे रेसे होते हैं, उसके अंग अंग में सूर्य की किरणें मौजूद होती है। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी ईंधन जलाते हैं, उससे जो प्रकाश और ताप बाहर निकलता है, सही मायने में वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधों में
पेड़ पौधे व उसकी जो समस्त हरियाली होती है, वह हरियाली आखिर है क्यों? आप जानते हैं, पेड़ पौधे अपनी इतनी सारी डालियां बिखेरे रहती है, इतने सारे पत्ते रहते हैं, चारों तरफ जो हरियाली रहती है, आखिर इस हरियाली का कारण क्या है? तो यह सभी जो हरियाली है, वो एक प्रकार से पेड़ पौधों का फैलाया हुआ जाल है। क्यों ये जाल पेड़ पौधे फैलाते हैं? तो प्रकाश को पाने के लिए, प्रकाश को हथियाने के लिए वह अपना जाल बिछाते हैं, ताकि हर तरफ से हमारे पास प्रकाश मिले और हम विकसित हो आगे बढ़े। यहाँ तक कि पशु, डांगर, पेड़ पौधे यह सब कुछ हरियाली खाकर ही अपना जीवन जीवन का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित होता है, वह जंतुओं के शरीर में जाता है। कैसे? तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही फूल बनाते हैं, फल बनाते हैं, और वो फूल फल सब्जी हम लोग खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को प्राण मिलते हैं, हमारा शरीर विकसित होता है। अनाज और सब्जी यदि हमें ना मिले तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। अगर अनाज और सब्जी हमें ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि यह सोचकर देखा जाए, इन सभी चीजों को यदि मद्देनजर हम लोग यह सोचें कि प्रकाश हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्या यह सिर्फ पेड़ पौधों के लिए है? नहीं। प्रकाश हम सब की खुराक है, हम सब का आहार है। हम लोग जो जीवित है, इसी प्रकाश की खुराक जो हमें मिलती है, इसी खुराक के कारण हम लोग जीवित हैं। पेड़ पौधों की कितनी बड़ी खासियत है कि कोई कोई पेड़ ऐसे भी होते हैं जो मात्र 1 वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं। ज्यादा उनकी आयु नहीं होती है, लेकिन मरने से पहले वह अपनी संतान छोड़ देते हैं। संतान छोड़ देते हैं तो उनकी संतान उस पेड़ के बाद फिर वही काम करते हैं जो उनके उनके माता पिता ने किया, जो उनकी माँ ने किया। बीज ही उनकी संतान है। पेड़ पौधों की संतान कौन है? तो बीज है। बीज की सुरक्षा और उसकी सार भार को संभालने के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। पेड़ जो अपने पेड़ों में जो फूल होता है, आप जानते हैं सही मायने में फूल पेड़ क्यों निर्मित करते हैं? वो फूल मात्र सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस फूल के बीच में ही बीज होता है, और उस बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेड़ अप फूल की एक पंखुड़ी तैयार करती है। उसके उस पंखुड़ियों से उसे पूरा घेरा देते हैं, और घेरा डालकर उसके लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं। किसके लिए? बीज के लिए। आप कभी कोई फूल तोड़ेंगे, आप उस फूल को बीज से फाड़ कर देखिएगा, उसके अंदर एक बीज रहता है। उस बीज को सिर्फ सुरक्षा देने के लिए वो पंखुड़ियों का घर तैयार किया गया है। और फूलों से जो आच्छादित, मतलब फूलों से जो ढका हुआ पेड़ होता है, वह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फूल फल के बहाने ही वह स्वयं हंस रहा है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो जो अपने पेड़ों की डालियों में फूल फल लदे हुए हैं, उसके माध्यम से पेड़ हमेशा हंस रहे हैं। आप क्या आपको ध्यान में है कि फूलों से सुंदर कोई और चीज भी है? इस दुनिया में कोई और चीज है जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है? नहीं है। लेकिन आपको पता है वो सुंदर सी फूल, सुंदर सी फल पेड़ बनाते कैसे हैं? कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे मटमैली मिट्टी से आहार लेते हैं। एकदम मिट्टी के कलर, माटी के कलर की चीजें हैं मिट्टी, और उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। हम लोगों ने जो विषाक्त वायु छोड़ा है सब दिन, विषाक्त वायु जो हम लोग छोड़ते हैं, उसे वो अंगीकार करते हैं, उसे वो ग्रहण करते हैं, और फिर उसे वो अपना भोजन बनाकर, उसे शुद्ध वायु बनाकर बाहर करते हैं, और फिर उसी भोजन से वह सुंदर सुंदर फूलों को तैयार करते हैं। मतलब मटमैली जैसी मिट्टी, विषाक्त वायु, इन सब से वो एक सुंदर फूल, पौष्टिक फल, इन सब का तैयार कर किया जाता है। लेखक कहते हैं कि क्या आपने एक कथा सुना है कि स्पर्श मणि नाम की एक चीज होती है, जिसका दूसरा नाम है पारस पत्थर। पारस पत्थर के स्पर्श से, मतलब उसके छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। तो पेड़ को पारस पत्थर कहा गया है, जिसमें हमारी विषाक्त वायु सटती है, उसे छूती है, तो क्या होता है? वो सोने में बदलता है, वो ऑक्सीजन में बदलता है। और मिट्टी से, जो कि मटमैली कलर की है, ऐसा कलर कोई पसंद नहीं करता है, उससे वह रस को खींचते हैं और उससे फूल और फल जैसी पौष्टिक चीजें तैयार करते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है जो संतान पर स्नेह के रूप में न्योछावर होती है, और उसके न्योछावर होने मात्र से ही हमारे पूरे शरीर में
गुण भर जाते हैं। मतलब माँ के स्पर्श से ही माटी के कलर की जो मिट्टी है और उससे हम बहुत सारे फूलों का निर्माण होता है, और हमारे अंदर से निकलने वाली विषाक्त वायु उसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राण वायु ऑक्सीजन बनते हैं। यदि ऑक्सीजन ना रहे मिले, यदि हम सबको ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग कितने देर तक जीवित रहेंगे? 5 मिनट भी नहीं। इतना कम आयु हमारा रहेगा, और वो हमें किसके कारण मिलता है? तो पेड़ पौधों के कारण मिलता है। और वह पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन हमें देते कैसे हैं? तो वो विषाक्त वायु जो हम लोग छोड़ते हैं, यदि पेड़ पौधे उसे ना ले तो ऐसे ही सबका जीवन शेष हो जाएगा। वह पेड़ पौधे उसी विषाक्त वायु को लेकर हम सबको प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों पर जो फल दिखाई देते हैं, वो फल देखकर, जो फल और फूल दिखाई देते हैं, वह फल और फूल देखकर हमें कितनी अधिक खुशी मिलती है। जितनी खुशी हमें मिलती है, पेड़ों को भी अपने फल फूल देखकर उतनी ही खुशी मिलती है। और खुशी के मौके पर जैसे हम अपने परिजनों को आमंत्रित करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, ठीक उसी प्रकार फूलों पर जब बहार छाई जाती है, फूलों की बहार जब पेड़ पौधों पर छाती है, तब पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं, और बहुत ही स्नेह भरी आवाज में, प्रेम भरी आवाज में वो अपने बंधुओं को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, कहाँ हो मेरे बांधव, मेरे घर आ जाओ। और यदि किसी को हम लोग अपने घर बुलाते हैं, तो यदि वह रास्ता भटक जाए, तो हम लोग अपने घर की पहचान कैसे देते हैं? हमारे घर के कहते हैं, अरे हमारे घर के सामने एक बड़ा सा घर है, या हमारे घर के सामने एक बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है, या हमारा घर इस मंदिर के सामने है, हमारे घर का रंग यह है। ऐसे ही तो कहते हैं ना। तो पेड़ पौधे भी अपनी जो फूल पत्ती बिखेरे रहते हैं, उसे वो अपनी पहचान के रूप में रखते हैं, और वह अपने रंग बिरंगे फूलों को उस पर निशान के रूप में लगा देते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से जो देखेंगे पेड़ पौधों के परिजन, वह उस पंखुड़ियों को देखकर ही पहचान जाएंगे कि हमें इस पेड़ पौधे पर जाना है। मधुमक्खी और तितली के साथ वृक्ष चिरकाल, मधुमक्खी और तितली आप जानते हैं पेड़ पौधों के मित्र कौन है? कौन किनको वो आमंत्रित करते हैं? तो बहुत सारे पक्षी होते हैं जो बसंत ऋतु में पेड़ों पर बसेरा लेते हैं। बहुत सारे पक्षी विदेशों से भी आकर पेड़ पौधों के पास बसेरा ग्रहण करते हैं। और साथ ही मधुमक्खी और तितली, इनके साथ तो वृक्ष का चीरकाल से, मतलब लंबे समय से घनिष्ठता है, उनकी मित्रता है। वे अपने दल बल के साथ, मतलब पूरे समूह के साथ, मधुमक्खी भी अपने पूरे समूह के साथ ही कहीं पर जाते हैं, और तितली भी अपने पूरे दल बल के साथ ही पेड़ पौधों पर फूलों का रस ग्रहण करने के लिए जाते हैं, फूलों का रस देखने के लिए जाते हैं। और कुछ पतंगे होते हैं जो दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि यदि वह दिन में निकले तो पक्षी उन्हें खा जाएंगे। तो वह क्या करते हैं, रात का अंधेरा होने पर वो छिपते छिपाते बाहर निकलते हैं, और उस समय वो फूलों का रस लेते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करते हैं, मतलब वो अपने फूलों में शहद को जमा करते हैं। संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना या जमा करना। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से, मतलब बड़े प्रेम से मधुपान करते हैं, उस शहद का को पीते हैं, उसका पान करते हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष केवल उनका उपकार करते हैं, वृक्ष का भी उपकार होता है। क्या उपकार होता है? तो आपको पता है, फूलों में एक परागकण होता है। तो मधुमक्खी एक फूल के परागकण को दूसरे फूल पर ले जाती है, और इसी परागकण के कारण बीज पकता है। यदि ये परागकण ना मिले तो बीज पक नहीं सकता है। तो इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिला वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे कोई मोह माया नहीं, कोई लोभ नहीं, बल्कि वह तिल तिल कर जल कर अपने आप को समाप्त करके संतान का पालन पोषण करती है। अपनी संतान के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। उनका शरीर, किसका शरीर? पेड़ पौधों का शरीर, वृक्ष का शरीर, जो कुछ दिन पहले बिल्कुल हरा भरा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। जो वृक्ष पहले बहुत ही हष्ट पुष्ट शरीर से मजबूत थे, अब उनकी शक्ति छीन होती जा रही है। मतलब अब उनकी शक्ति समाप्त होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। पहले वह हवा के बयार चलने पर वह हवा की बयार को झेलते हुए आगे बढ़ जाती थी। उनके जो पत्ते होते थे, वह हवा के संग क्रीड़ा करते थे, खेलते थे।
हवा जब चलती थी तब पेड़ की डालियां हवा में झूमते थे। उनकी जो पत्ती होती थी वो हवाओं के साथ क्रीड़ा करती थी, खेलती थी। लेकिन अब उनकी छोटी छोटी डालियां ताल दे देकर नाच उठती थी। लेकिन अब वही पेड़ सूख चुका है और हवा का आघात, मतलब हवा का प्रहार, वह नहीं झेल सकता है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही, उसका एक झोंका लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके उसकी सभी डालियां टूट जाती है और अंत में एक दिन अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक से, वह पेड़ जड़ सहित उखड़कर भूमि पर गिर पड़ता है। मतलब आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज में यह सुना होगा या पढ़ा होगा, पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में यह देखा होगा कि ये न्यूज आते हैं कि जब भी कोई बड़ी आंधी चलती है तो अगले दिन बहुत जगह के पेड़ उखड़ जाते हैं। वह पेड़ बहुत पुराने रहते हैं, कमजोर हो चुके होते हैं, तब वह उखड़ जाते हैं, इसलिए वह आंधी में गिर जाते हैं। तो बच्चों, वृक्ष हमारे लिए माता पिता के समान है और जिस प्रकार हमारे माता पिता अपने संतान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके यह वृक्ष भी समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास यहाँ समाप्त हुई और वृक्ष पर यह लेख रूपी यह जो कहानी है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता है, पेड़ हमारे बड़े काम के, पेड़ हमें देते फल फूल, पेड़ को काटना बहुत बुरा है, कभी ना करना ऐसी भूल। तो दोस्तों, हम लोगों को आज ये संकल्प करना चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम तो हम लोगों को 5 पेड़ लगाना है और उसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी करना है और उसे बड़ा भी करना है। कभी भी कसम खाइए कि हम लोग कभी भी अकारण किसी भी पेड़ को नहीं काटेंगे। इस कहानी के लेखक है जगदीश चंद्र बसु और यह बंगला लेखक है। इन्होंने बंगला भाषा में यह लिखा था और उसे हिंदी भाषा में अनुवाद किया शंकर सेन ने। तो आज की हमारी ये क्लास यही समाप्त हुई। मेरी अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। बहुत जल्द मेरी दूसरी चैप्टर पर वीडियो आएगी और मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, इसलिए आप लोग प्रश्न उत्तर वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से लाभ मिले, आप लोग उसकी मदद से अच्छे से परीक्षा दे पाए और अधिक से अधिक अंक के साथ हिंदी विषय में अपना अंक अर्जित कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना यह क्लास समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोग इसे लाइक करें, फीडबैक में अपनी कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।